बना के रखता है लॉन्ग चेन। तो ये ना लॉन्ग चेन बना करके रखता है। कैसा चेन बना के रखता है? लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन मतलब कार्बन 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 के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे कार्बन, जैसे कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, हाँ सर, तो सी 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 सी, मतलब ऐसे जाते रहेंगे, मतलब ऐसे जाते रहेंगे, ब्रांच भी बन जाएंगे। यहाँ सी लगा दो, इन्हें सी लगा दो, भाई साहब सी सी भरे रहेंगे, यानी कि इसके ब्रांच बनते जाएंगे, ब्रांच बनते जाएंगे। यानी कार्बन का ब्रांच यानी लॉन्ग चेन होता है, इसका भाई साहब लिमिट ही नहीं है, 1 2 3 नहीं, बल्कि भाई साहब लाखों करोड़ों आपस में कार्बन जोड़ करके कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसी चीज को लॉन्ग चेन बनाते, इसी चीज को ना कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कार्बन जो है लॉन्ग चेन बनाता है, इसी भाई साहब प्रॉपर्टी को क्या नाम दे देते हैं? कैटिनेशन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कैटिनेशन। तुम्हें पढ़े हो ना कि 9th बर्बाद करके आए हो, फार्मूला आपने पढ़ा होगा। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला पढ़ा होगा, 2n का होल स्क्वायर। अब यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। ये n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल। तो बताओ, पैर से या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस छोटे से चैनल पर। और आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूं क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। किसी ने भाई कमेंट किया है कि सर जी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को थोड़ा समझा दीजिए, तो मैंने उनके लिए ले करके आया और नोट्स भी बना करके लाया हूं। क्योंकि भाई साहब 10th क्लास के लिए तो भाई स्कूल वाले ना बोलते कि नोट्स बना के दिखाओ, नोट्स बना के दिखाओ। तो मैंने इतने दिन में अब शानदार नोट्स तैयार किया है, हालांकि पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी मैंने आज के लिए 5 पेज जरूर बना के लाया, एकदम धांसू बना के लाया। स्कूल वाले टीचर तो भाई नंबर दे दे के नंबर दे दे के नंबर दे दे के भाई थक जाएंगे, बोले क्या नोट्स बनाए हो यार। देखिए, तो शुरुआत यहाँ पर हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपका, ये जो चैप्टर असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। यानी कि आपका नाम ही है कार्बन इट्स कंपाउंड वाले में, तो समझ जाइए कि भाई साहब कार्बन और हाइड्रोजन की वाली दोस्ती हो रही है। यानी कि एकदम भाई क्या बोले, पीछे वाले कैमरा में ऐसा बोल रहे जैसे क्या बोल रहे, इनका तो डायरेक्शन ही खराब हो गया, गधा एकदम। अब देखिए, आप गधा मत बनिएगा, एकदम अल्लाह ना है फोड़ करके नंबर। और आपको पता होगा ना कि क्लास 10 सीबीएसई के लिए, ये है सीबीएसई के लिए। तो सीबीएसई के लिए भाई साहब 2 बार एग्जाम होने जा रहा है, जल्दी ये डेट शीट भी आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। असल में थोड़ा सा हिस्ट्री जानना पड़ेगा, यानी बैकग्राउंड कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना, कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना। और अभी अगर हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे क्लास 11th हो गया, उसमें अगर आप जाओगे तो भाई साहब केमिस्ट्री आपको 3 पढ़ने होंगे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई साहब अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो याद रखिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स ही आता है और यहाँ पर आपको पढ़ना है। असल में क्लास 9th आपने सुना ही होगा, जी हाँ बिल्कुल पढ़ के आए होंगे। तो क्लास 9th में आपको मिला होगा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने के लिए। मोल कॉन्सेप्ट जो है आपका भाई साहब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, तो इसलिए कहते हैं मैथ्स पढ़ना एकदम जरूरी है। और अगर नहीं आता है तो भाई साहब हम किस लिए, हम भी बता देंगे। चलिए देखिए, तो हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले के समय में हम थोड़ा इसको साइड अभी कर देते हैं, इसको मैंने क्या किया, साइड कर दिया। अगर आपको ये थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसको मैं जूम करके आपको दिखा दूंगा और पता चल जाएगा। देखिए, असल में समझिए, जो आपका केमिस्ट्री है समझने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो आपका जो केमिस्ट्री है, 1 मिनट, केमिस्ट्री है वो असल में 3 भागों में पढ़ना रहता है। कितने भागों में? 3 भागों में। असल में ये केमिस्ट्री में ना हम लोग बहुत कुछ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे हमने तो बहुत सारे वीडियोस बनाए भी हैं जिसमें हम आपको बताए थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, भाई साहब पीरियड निकालने के लिए, ग्रुप निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बताए थे। मतलब बहुत कुछ बताया। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो भाई साहब देखो, मजा आ जाएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करो, भाई साहब घर वाले को बोलो यार मेरे को एक चैनल मिल गया, गर्दा पढ़ाते हैं, बोला करो यार। अब देखो, ये जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री के 3 ब्रांच बने। कितने ब्रांच बने? 3 ब्रांच बने, 1 2 3, वही सब ब्रांच। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं बोलूं वो समझिएगा कि सर जी केमिस्ट्री के 3 ब्रांच बने। एक आपका फिजिकल बना, कौन बना? फिजिकल बना। एक बना ऑर्गेनिक बना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके जो बैक वाले चैप्टर अगर वो भी समझ में नहीं आता तो भाई कमेंट करना, वो भी बता देंगे। एसिड बेस साल्ट हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, पढ़ ही होगे, ठीक है। अगर वो समझ में नहीं आता तो बोलेगा, वो भी समझा देंगे।
लेकिन फिलहाल आपको इस चैप्टर में आपको फोकस करना होगा ऑर्गेनिक पे। इस चैप्टर में आपको फोकस करना होगा ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है भाई? जो चीज नेचर में प्रेजेंट होता है पहले से, जो चीज नेचर में पहले से ही प्रेजेंट होता है। अब नेचर में प्रेजेंट कहने का मतलब जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, तो प्लांट्स और एनिमल्स में भाई साहब वहां से एक्सट्रैक्ट करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो कहते थे ना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हम लोग नहीं बना सकते हैं। असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से होते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी इसी में पढ़िएगा, VTA, वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, BVT नहीं बोल रहे हैं, वो अलग चीज हो गया, उसको बोलते हैं भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन यहाँ पर है वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT। अब ये VFT होता क्या? तो ऐसे लोग मानते ना कि दैविक शक्ति है, भगवान का शक्ति है, जिसे पावर मिलता है और कार्बन का जो मतलब कंपाउंड वो बन जाता है। तो असल में इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एलिमेंट का खेला चलता है। कितने एलिमेंट का खेला चलता है? दो एलिमेंट का। किसका दो एलिमेंट का खेला चलता है सर जी? तो कार्बन और हाइड्रोजन का। किसका चलता है? कार्बन और हाइड्रोजन का चलता है, कार्बन और हाइड्रोजन का चलता है। अब यहां पर आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो कार्बन और हाइड्रोजन, आखिर कार्बन ही क्यों बना सर? आखिर हाइड्रोजन ही क्यों बना सर? ये बात तो है। टोटल हमारे पास एलिमेंट कितने होते हैं? टोटल एलिमेंट सर जी 118 होता है। टोटल एलिमेंट 118 होता है, तो 118 एलिमेंट से केवल ही एलिमेंट उठाए गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने के लिए। ये क्या राज है भाई? ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो केमिस्ट्री है 3 भाग बटे, 3 भाग में आपको सबसे ज्यादा अभी इस चैप्टर में ख्याल रखना होगा ऑर्गेनिक का दो, यानी कि दो एलिमेंट मेन पढ़ने हैं आपको, कार्बन और हाइड्रोजन। यानी कि किसके दोस्तों पढ़ने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन ही क्यों? तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वो समझिएगा, और उसके बाद नोट्स में चलेंगे। भाई सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आपने इतना देर वेट किया है भाई साहब, तो मैं आपके लिए कुछ गर्दा लेकर के आऊंगा। और भाई साहब चैनल पे बने रहना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाना है। समझ में आ गया? कमेंट में कर दीजिएगा जी सर, जय महाकाल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए असल में कार्बन ही क्यों लिया गया? तो देखिए पहला नंबर कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन भाई साहब लॉन्ग चेन बना के रखता है। क्या बना के रखता है? लॉन्ग चेन। क्या बना के रखता है? लॉन्ग चेन। तो ये ना लॉन्ग चेन बना करके रखता है। कैसा चेन बना के रखता है? लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन मतलब कार्बन 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 के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे कार्बन, जैसे कार्बन को C से डिनोट करते हैं, हाँ सर, तो C C C C C मतलब ऐसे जाते रहेंगे, मतलब ऐसे जाते रहेंगे, ब्रांच भी बन जाएंगे। यहाँ C लगा दो, NH लगा दो, भाई साहब C भरे रहेंगे, यानी कि इसके ब्रांच बनते जाएंगे, ब्रांच बनते जाएंगे। यानी कार्बन का ब्रांच यानी लॉन्ग चेन होता है, इसका भाई साहब लिमिट ही नहीं है। एक 3 नहीं बल्कि भाई साहब लाखों करोड़ों आपस में कार्बन जोड़ करके कंपाउंड्स बना सकते हैं। समझे? अब यहाँ पर समझिएगा कि ठीक है, एक पॉइंट तो समझ में आएगा कि जो है लॉन्ग चेन बनाता है, कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है। इसी चीज को समझिएगा, इसी चीज को लॉन्ग चेन बनाते, इसी चीज को ना कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कार्बन जो है लॉन्ग चेन बनाता है, इसी भाई को क्या नाम दे देते हैं? कैटिनेशन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कैटिनेशन। पूछेगा कैटिनेशन क्या होता है, सीधे बोलना सर जी कैटिनेशन लॉन्ग चेन होता है। सर जी इसके अलावा भी कोई एलिमेंट है? देखो सल्फर है। क्या है? सल्फर। इस इट बनाता, उसका स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है, वो भी बनाऊंगा, स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। जिस चैनल पर जुड़े रहना है भाई साहब, अब वीडियोस आते रहेंगे। हालांकि इधर 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, माफ कीजिएगा भाई साहब, तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन भाई साहब मैंने वापस आया आपके लिए। और याद रखना लॉन्ग चेन है, इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी और सुनिए, अभी और सुनिए, अभी और सुनिए, ये तो समझ में आ गया, अभी और सुनिए। होता क्या है? होता क्या है कि लॉन्ग चेन से तो काम नहीं होगा। इन लोग बनाता है, सुनना, एक तो इसका साइज जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, साइज देखा जाए तो स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज। सर आपको कैसे पता चला कि इसका साइज छोटा है? तो जरा याद करो यार, ग्रुप नंबर 14 में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ग्रुप नंबर 14 में पाया जाता है। ग्रुप नंबर 14 में स्मॉल इन साइज कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है, कार्बन फैमिली।
तो भाई साहब थोड़ा समझा करो यहाँ पर। नंबर 14 मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको साइज के लिए बताया था कि कंपेयर कैसे करते हैं, तो बताया था कि भाई साहब लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, यानी कहाँ, पीरियोडिक टेबल में, कहाँ जाओगे, पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, उधर ही तो जाता है भाई साहब, समझो। कहाँ, कार्बन, पढ़ना। दूसरे पीरियड नंबर में, कौन से पीरियड नंबर में आता है भाई साहब, एकदम याद रखना, कौन से पीरियड में आता है सर जी, दूसरे पीरियड में। कौन से पीरियड में आता है, तो पीरियड नंबर भी अगर जानना है तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। कैसे 2 हो जाता है, ये अगर फाइंड करने नहीं आता है इसको भी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, बस समझो। अब यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो लॉन्ग चेन समझ में आ गया, साइज में छोटा होता है, ग्रुप नंबर 14 होता है, पीरियड नंबर 2 होता है। चलिए इतना तो हम समझ में आ गया। और थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, तो इसके अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नॉर्मल वाले कॉन्फ़िगरेशन जो आपने सीखा है, तो होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना आएगा, कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है विन्यास, ठीक है। ये करने आता है ना, नहीं भी करने आता है तो भाई साहब वीडियो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखना, आ जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन होता है, नॉर्मल वाला बता रहे तो 2,4 होता है, कितना होता है, 2,4। अब ये 2,4 क्या है तो समझिए भाई साहब, पहली सेल में अगर हम इसको थोड़ा सा गोला के रूप में समझाना चाहेंगे, तो जैसे देखो ये है 1 2 और 1 3 बीच में, तो असल में ना बीच में क्या होगा, तो बीच में भाई साहब क्या होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो चलिए न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, तो होता क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। पहली सेल, इस सेल का नाम क्या होता है, के सेल, ठीक है। और ये होता क्या है, तो फर्स्ट सेल होता है, क्या होता है, फर्स्ट सेल। फिर ये दूसरी वाली सेल, इसको बोलते हैं सेकेंड सेल, क्या बोलते हैं, सेकेंड सेल। इसका नाम क्या होता है, एल, क्या नाम होता है, एल। तो के एल एम एन ऐसे चलता है। के में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ही भरते, कितने इलेक्ट्रॉन भरते, 2। तो पहली सेल में तो भरा पड़ा है, कितने, 2। उसके बाद आगे जाओगे तो दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और भाई साहब नॉर्मल, भाई इतना आपको पता है कि लास्ट के इस सेकेंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए था, 8। 8 कैसे, तो 2n का स्क्वायर चलता है। फॉर्मूला क्या है, कौन से फॉर्मूला पे बैठ रहा है सर जी, फॉर्मूला बता दो। अरे यार 9th में पढ़े हो ना, कि 9th बर्बाद करके आए हो, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2n का होल स्क्वायर। अब यहाँ n क्या, नंबर ऑफ सेल्स, ये n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल। तो बताओ पहला नंबर 1 रखे थे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो 2 into 1 क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब पहली सेल में इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में कितने जाएंगे, तो n नंबर 2 रख के देखो, तो जैसे ही n नंबर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 2 जा 8, तो इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, है कितना, 4। तो गड़बड़ हो गया, या तो 4 लेगा नहीं तो 4 निकाल देगा, तो इस पे भी गड़बड़ है। 4 ना तो वो ले सकता है ना तो दे सकता है, 4 ना तो ले सकता है ना तो दे सकता है, क्योंकि जब देगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि देखो हर एलिमेंट ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहता है, नियर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और कार्बन है, कौन से नोबल गैस के नियर में रहता है, नियोन के, कौन से गैस के, नियोन। और नियोन जो होता है नोबल गैस होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लेके आएगा। नियोन जो होता है 10 नंबर पे आता है, कौन से, तो भाई 10 नंबर पे आता है। और समझने का प्रयास करेगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पेज लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो कार्बन है ना, वो कार्बन असल में समझने का प्रयास करेगा, जो कार्बन है ना, ये कार्बन ना नियर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है, नियर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है। नियर नोबल गैस, कार्बन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर देखोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं, जेड से, किससे, जेड से। तो जेड नंबर 6 आएगा, पढ़ो ना, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, 5, कार्बन 6, कार्बन 6। तो कार्बन 6 है, 6 के बाद आगे भी जाओगे तो भाई साहब 10 नंबर पे नियोन मिलेगा। तो इसके नियर में कौन मिलता है, नियर में तो भाई साहब नोबल गैस मिलता है, कौन मिलता है, नोबल गैस। नोबल गैस कौन सा, तो नियोन मिलता है, कौन मिलता है, नियोन। और नियोन जो होता है इसका जो जेड नंबर है वो कितना है, 10। तो भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन करने बैठोगे तो 2,8 आएगा, कितना आएगा, 2,8। और ये जो बना है, क्या बना है, ये असल में क्या है, आउटर मस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मस्ट सेल
इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करो कि भाई साहब अब उसको कोई जरूरत ही नहीं। तो ये जो है ना नोबल गैस, ये असल में स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जितना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था उतना भर रहा है, परंतु कार्बन पे ऐसा नहीं है। कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। तो 4 से या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। समझे? कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। या फिर नहीं, और ऑप्शन ही नहीं बचा उसके लिए, कोई ऑप्शन बचा नहीं बचा। तो भाई 4 ना तो दे सकता है, क्योंकि अगर 4 देने पर अगर सी प्लस हो गया, समझने का प्रयास करेगा, सी 4 प्लस प्लस कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन देता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये जो होगा हाईली हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब कि अस्थिर रहेगा, जो होना चाहिए था असल में होगा नहीं। ठीक है, अगर मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कहाँ? 8 होने के लिए, तो 4 किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे तो कोई इतना देता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर ले लिया तो और भी हाईली स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो भाई इसके पास बड़ी विडंबना है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता। भाई प्रॉब्लम ये है कि भाई प्रोटॉन जो है वो तो 6 ही रहेंगे, प्रोटॉन थोड़ी ना बढ़ेगा। प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि भाई साहब इतना 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना पॉसिबल नहीं है 6 प्रोटॉन को। तो 6 प्रोटॉन 10, यानी अगर 4 ले लेगा तो 8 हो जाएगा ना, तो 8 10 हो जाएगा। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अनस्टेबल होगा। या फिर अगर ऐसा हो सके कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बचेगा तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पहले सेल में। 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन संभालेगा तो अपनी तरफ खींच लेगा, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, यानी स्टेबिलिटी के लिए भाई साहब इसने ना एक नया दिमाग लगाया, इसीलिए कार्बन बना लेता है कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता। क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बना के कोवैलेंट कंपाउंड बना लेता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने आ जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में ना देता नहीं है। क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड देता नहीं है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में ना इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं। जैसे सोडियम देखोगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, हालांकि बताएंगे, अभी बस इस पे ध्यान दीजिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर आप वही सोडियम को ही देखोगे तो सोडियम जो है वो कितना नंबर पे? 11 नंबर पे, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। तो इसके लिए आसान है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए तो देख लो। और क्लोरीन को देखोगे 17 नंबर पे, तो 2,8,7 आता है। यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, इसीलिए तो सोडियम पे प्लस चार्ज आता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज। ये जो बना ये असल में आयनिक बॉन्ड हो गया। कौन सा बॉन्ड हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। परंतु कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है, शेयरिंग पे चलता है। कैसे चलता है? शेयरिंग पे। अब ठीक है, इतना कुछ बता दिए, अब आपको बताएंगे भाई शुरू से, भाई जो मैंने नोट्स में लिखा वो समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बस तुरंत इतना तक देख लीजिए। उसके तो आप देख लीजिए ये वाला, क्योंकि इसका छोटा कर देते हैं साइज, तो यहां से इसका साइज को छोटा कर लिया जाए। चलिए ये छोटा हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए भाई, मेहनत लगा है इसलिए। ठीक है, चलिए आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। और मान लीजिए कि अगर नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। आप दिखाई दे रहा है? चलिए अब दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर समझिएगा होता क्या। हिस्ट्री में चालू करते हैं तो भाई सब पहले के लोग वही है सोचते कि भाई दैविक चीज है, हम लोग नहीं बना सकते। एक चीज याद रखेगा कि जो पहला बनाया गया था ना कंपाउंड, वो असल में यूरिया बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए क्या है, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफिनेशंस इनके आते हैं, उन पे फोकस करिएगा। कब की बात है? 18th सेंचुरी की बात है। कब की बात है? 18th सेंचुरी में। तो 18th सेंचुरी कंपाउंड्स वर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। पहले के समय फिजिकल नहीं था तो मात्र कितने थे? 2, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है।
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है वो समझाने का चेष्टा करेंगे। ऑर्गेनिक का मतलब होता है परटेनिंग टू लाइफ। परटेनिंग टू लाइफ का समझते हैं? परटेनिंग टू लाइफ का मतलब भाई जो रोजमर्रे की जिंदगी में जो हमारे साथ जितने भी हम काम करते हैं भाई साहब वो सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घुसड़ पड़ा है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ साफ लिखा है रिलेटिंग टू लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है ना। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? जो असल में भाई साहब जो मूव कर सकता है, जिसके अंदर जान हो, प्राण हो, सम्मान हो, ये सब। तो पर्टेनिंग टू लाइफ का मतलब हो गया रिलेटिंग टू लिविंग थिंग्स। शॉर्ट में बोले तो ऑर्गेनिक का मतलब यही होता है। और देखो कंपाउंड्स सच एज यूरिया, शुगर। यूरिया जानते जो खाद में डला, ये खेतों में डलाता है, फर्टिलाइजर है। वाइल्ड शुगर एंड एक्सेट्रा विच वर ऑब्टेनेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये ना हम डायरेक्ट रूप से भी या फिर इनडायरेक्टली रूप से क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। हम लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट। तो लिविंग सोर्सेज में जैसे प्लांट ही होते हैं। नेचर में रहता कौन है भाई? ज्यादातर प्लांट्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे। तो ये ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स से क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। समझे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विथ इट इज दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो आपका ब्रांच बनता है ना, जहां से मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बोले तो वैसे कंपाउंड्स जो असल में नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ऐसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए इसको आगे देख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट भी चाहिए तो देख लीजिए, ले लीजिए। उसके बाद इसको थोड़ा मिटाने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट। ये तो पूरे गायब हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पर हाँ, आप देखिए, चलिए हो जाएगा। तो समझने का प्रयास करिएगा भाई जी यहाँ पर, ठीक है। और इतना पक्का करेंगे कि जो नोट्स मैंने बनाए हैं भाई साहब बहुत ही लाजवाब नोट्स है। तो कम से कम लिख लीजिएगा, पेन कॉपी पेपर ये सब ले करके बैठा करो और लपेट दो। कंपाउंड सच एज साल्ट, मार्बल, एलम। एलम जानते? फिटकरी, ठीक है। विच वर ऑब्टेनेड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, मतलब ऐसे चीजों ना नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त करते हैं। सच एज रॉक्स, अरे मार्बल है, टाइल्स वाइल्स जानते हैं ना, मार्बल पत्थर, ये सब जो घरों में लगाते हैं, ये सब कहाँ? पत्थर ही तो है, पहाड़ से करते, चट्टानों से। ये क्या है? नॉन लिविंग है कि लिविंग है? नॉन लिविंग है। रॉक्स एंड मिनरल्स दैट आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिनरल्स ही आता है। याद करो जब उस समय इनऑर्गेनिक ये कंपाउंड्स में या इनऑर्गेनिक एसिड में मिनरल एसिड भी कहा जाता है। मिनरल एसिड क्यों? रॉकी एसिड भी तो कह सकते हैं, कहते ही है, आपने नाम सुना होगा। तो वैसे मतलब चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आप क्या बता सकते हैं? जो चीज लिविंग थिंग से ही डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस चीजों को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में लेते हैं। और जो चीज भाई साहब पहाड़ों से, चट्टानों से, मिनरल से, ये सब चीजों से एक्सट्रैक्ट करते, ऑब्टेन करते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो पहले 18वीं शताब्दी में ऐसे दो ही बने थे, उसके बाद धीरे धीरे भाई साहब फिजिकल भी बने थे। अब देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी की बात आ गई, जो हमने बोला था VFT, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? VFT बोलते हैं। VBT अलग चीज हो गया, VBT अलग चीज, उसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ VFT है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये भी आ जाए कि VFT का मतलब क्या होता है, याद रखना। Until early 19th century, it was believed that organic compounds cannot be prepared into laboratory but can only be isolated from animals and plants living sources। भाई साहब पहले के लोग ना ऐसा ही दिमाग लगा लेते थे क्या? देखो भाई असल में होता क्या है कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो असल में हम लोग नहीं बना सकते लेबोरेटरी या फैक्ट्रीज में। तो वो चीज को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम नहीं बना सकते हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ नेचर से ही बनाया जा सकता है। भगवान इसको दैविक शक्ति कोई बाहर से पावर वार देते हैं, उसके बाद
ये बनता है, तो हम लोग नहीं बना सकते ऐसे। उन लोग पहले बोले, कब की बात, 19 सेंचुरी की बात है, तो ऐसे लोग पहले बोल दिया करते थे। लेकिन कितनी इसमें कितनी सच्चाई क्या है भाई साहब, उसको बनाए, ठीक है। देखो और देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिलीफ बर्जेलियस अ स्वीडिश केमिस्ट 1815, एक साइंटिस्ट है, कौन, बर्जेलियस। ये कौन थे, स्वीडिश केमिस्ट थे, ठीक है। ये सब नाम याद करके रखना है भाई साहब, बहुत काम का है, बहुत काम का, नाम याद करके रखना, हायर क्लासेस में भी आएंगे नाम। तो 1815 के बाद डेड, अब क्या पोस्ट किए थे बर्जेलियस वो समझो। और ये कब की बात है, 1815 की बात है। चलिए और थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो आ गया, पेज 2 है, इसको भी थोड़ा बड़ा करेंगे तो थोड़ा पकड़िएगा क्या होगा। चलिए आई होप कि दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो यह organic compounds are produced only under the influence of some mysterious force existing in the living organism. The mysterious force was called vital force. ये बताने वाले कौन से साइंटिस्ट थे भाई, स्वीडिश केमिस्ट कि 1815, क्या नाम था साइंटिस्ट का, बर्जेलियस। क्या बताए कि भाई साहब कोई दैविक शक्ति उन जानवरों में, उन में कि भाई साहब क्या बन जाता है, कंपाउंड बनता है। कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस तरह के फोर्स को नहीं इन लोग दिया वाइटल फोर्स, एक मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय, किस प्रकार के फोर्स को क्या बोल दिया गया, वाइटल फोर्स। उसकी उन्हीं का चेला चपाटी, जिसको बोलते हैं ना कि गुरु गुड़े रह गया चेला चीनी बन गया, असल में वही चीज हुआ पोलर सिंथेसिस में। ये आदमी भाई साहब लैब में कर रहा था, बन और गया। मतलब कि भाई साहब बनना, जैसे क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स के लाइफ में ऐसा कभी आता है, उनका एम्बिशन कुछ अलग होता है, लेकिन भाई साहब उनको ना ऐसी जगह ऐसे मोड़ पे ले आता है कुछ चाह के भी उधर नहीं जा सकता और कुछ और बन जाते हैं। वही बात यहाँ ओलर सिंथेसिस में ना 1828 की बात है। फ्रेडरिक ओलर, पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक ओलर। ये असल में जर्मन केमिस्ट थे, क्या थे, जर्मन केमिस्ट। और मेड एन इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, ही एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड यूरिया। भाई साहब एक्सीडेंटली, तो अब तुरंत हमने क्या बताया, हमने अभी तुरंत ये बताया कि भाई साहब उन्हीं का चेला असल में बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन गया कुछ और चीज बना क्या, वो चीज बना यूरिया। क्या बना, यूरिया बन गया, यूरिया। यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो मैंने अभी तुरंत बोला था कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया आपको याद करके रखना है। तो भाई साहब अचानक से मतलब उनको ये नहीं, ये भी वही सोचते थे कि भाई मिस्टीरियस फोर्स होगा, वाइटल फोर्स होता है, ये प्लांट में ऐसे हो जाता है, अपने आप आते हैं बन जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। परंतु एक्सीडेंटली प्रिपेयर्ड यूरिया, मतलब कि भाई साहब उनके पीछे कोई ये नहीं था कि नहीं हम बना के रहेंगे, उन भी वही चीज सोचते थे जो आम बात सारे लोग सोचते थे। अब देखिए, a well known organic compound isolated from urine of human and other mammals। देखिए इनके पीछे ना एक राज था, पता ये क्या कर रहे थे, किन पे स्टडी कर रहे थे, तो मानव के मूत्र पर स्टडी कर रहे थे। मतलब जो इंसान पेशाब करता उस पर ये स्टडी कर रहे थे। ऐसा क्या, जो असल में जो हम लोग का टॉयलेट होता है वो असल में ना येलो कलर का होता है, सोना भी येलो कलर का होता है। तो भाई साहब उनको लगा कि भाई साहब हम ना पेशाब से ही क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो उनका छोटा सा स्टोरी है ना कि अपने घर परिवार के जितने भी लोग सदस्य दोस्तों है, सबका ये टॉयलेट जमा करके गैलन्स में ना पेशाब जमा करते थे और वहां से ना वो चीज निकालते थे। तो येलो पार्ट निकलता था, असल में उनको लग रहा था कि सोना हम बना रहे हैं। परंतु भाई साहब बाद में पता चला कर यार हमने जो चीज निकाला तो सोना नहीं यूरिया निकला है। तो असल में यूरिन से ही बना यूरिया, ठीक है, याद रखना कहां से निकाला गया। तो भाई साहब एक तरह से ये सोच सकते हैं कि भाई साहब जो ऑर्गेनिक चीज है असल में हम यहाँ पर मानो नहीं भाई यूरिन किया, वहां से क्या निकाला, यूरिया। तो देखा जाए तो घूम फिर करके ये भी तो मिस्टीरियस ही है ना, यूरिया हमारे शरीर में ही बन जा रहा है, कॉमन सी बात। अब यहाँ देखो कि कैसे कैसे, तो देखो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ठीक है। KCNO का मतलब क्या होगा, पोटेशियम साइनेट बोलते हैं, जहरीला पदार्थ होता है पोटेशियम साइनेट। ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्लियर हो जाएगा। सो NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है असल में पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट करता है। पोटेशियम साइनेट क्या जहरीला पदार्थ है, असल में ये दोनों
क्या है, कौन से कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसे कहते हैं जिसमें ना तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ना हो। अगर मान लीजिए सर जी कार्बन है, जैसे एग्जांपल में CO2 है और इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। तुम एग्जांपल H2 ले लोगे, H2O पानी जानते हो ना, H2O इसमें कार्बन आ रहा है लेकिन हाइड्रोजन है, तो क्या तुम इसको ऑर्गेनिक में डाल दोगे, नहीं डालना, नहीं होता, तो H2O हो गया। ये आपका क्या हो गया, इनऑर्गेनिक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, ये क्या है, तो भाई साहब ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बोले। कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है, ये बताओ तो, नहीं है, दोनों रहेंगे तब ऑर्गेनिक बोलना। तो इनसे क्या बनाया गया भाई साहब, देखो रिएक्शन हीट देना पड़ा, यहाँ पर कैटलिस्ट का रूप में बना रहा है हीट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन कंप्लीट करवाता है और उसका रोल नहीं होता है रिएक्शन में, तो यहाँ हीट जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा है, हमने दिया, क्या बन गया, NH4CNO बन गया, और प्लस में KCl बाहर निकल गया, तो NH4CNO बना। अब यहाँ हीट को और ज्यादा दिया मैंने, और ज्यादा हीट दिया, तो पता है क्या बन गया, NH2CO NH2 बन गया, क्या बन गया, NH2CO NH2 बन गया। मतलब अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये देखो NH4 और यहाँ पर CO, फिर यहाँ पर NH4 और ऊपर में ऑक्सीजन, तो ये रहता यूरिया। देख लो कार्बन 4 को बनाता है ना बॉन्ड, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के साथ 2 गो, बाकी इन लोगों के साथ 2 गो, ये बना कर रखा है। और वैसे आगे देखो समझ में सब आ जाएगा। अच्छा 4 लिख दे, सॉरी 4 नहीं है, हाँ अब ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, वही तो मैं समझा साला नाइट्रोजन 4 को कैसे बना ली। नाइट्रोजन जो है असल में 3 को बनाता है, सब कुछ बताऊंगा कैसे 3 बनाता है, क्या 3 बनाता है, नहीं आ रहा ना भाई, वेट करो सब समझ में आ जाएगा। इसका जो है ये जो यहाँ पर दिया है, इसी को मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है ना, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता, तो ज्यादा हीट दिए ना, तो ज्यादा हीट देने के कारण से यूरिया बन गया, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, क्या चेंज आ गया, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, तो NH2 इधर, बीच में कार्बन, साइड में भी, टर्मिनल पे भी NH2 होगा, बीच में ऊपर में ऑक्सीजन। खैर ठीक है आगे बढ़े, ये आपको बस इतना याद रखना कि हाँ जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो असल में यूरिया बना था। कैसे बना था ये भी याद रखना, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट का रिएक्शन करवाए थे, कैटलिस्ट कौन बना था, हीट बना था, इतना तक याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में लिख देना जय महाकाल के। आगे देखो, ड्रॉबैक भी था वाइटल फोर्स का, ड्रॉबैक होगा ना, ड्रॉबैक का मतलब क्या होगा, लिमिटेशंस, गलतियां। अब हो तो गया कि सर जी आप बोले नहीं बनेगा, मिस्टीरियस फोर्स आएंगे, लेकिन हमने तो बना दिया, बन तो गया, अचानक से ही बना लेकिन बना तो यहाँ पर ध्यान दोगे कि वही बात है, आफ्टर यूरिया प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड, भाई साहब यूरिया बनने के बाद सारे साइंटिस्ट में होड़ मच गया कि नहीं नहीं अब तो हम भी बना करेंगे, अब तो हम भी, पहले से नहीं चल रहा था कि हम बनाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम बनाएंगे, पहले कौन बनाया था, ओहलर्स बनाए थे, इसलिए ओहलर सिंथेसिस के बारे में पढ़ लेना, और ऊपर भी लिखा था मैंने ओहलर सिंथेसिस, समझे, पूरा पूरा नाम होता है फ्रेडरिक ओहलर, ठीक है। उसके बाद देखो, उनके बाद कोल्बे आए, कोल्बे ने क्या बना दिया, एसिटिक एसिड का प्रिपेयर, और एसिटिक एसिड में भी आपको बता दे, याद होगा ना एसिटिक एसिड कौन कौन से में पाया जाता है, विनेगर, आपने विनेगर, एसिड बेस साल्ट पढ़े ना, एसिड बेस साल्ट पढ़े तो कौन सा एसिड। और एक आपके लिए क्वेश्चन है वैसे बताना कि टमाटर, यानी कि टमाटर, टमाटर में कौन सा एसिड होता है लिख देना, एप्पल में भी कौन सा एसिड होता है लिख देना। उसके बाद भाई चाय, चाय पीते हो ना, चाय पीते हो उसका भी लिख देना कौन सा एसिड होता है, सब कमेंट में लिख देना, कमेंट में लिख देना। उसके बाद 1845 बर्थिलोट प्रिपेयर्ड मीथेन, लो अब आने लगे, होड़ मच गया। तो भाई देखो 1845 में कोल्बे प्रिपेयर कर दिया था एसिटिक एसिड, और 1856 में बर्थिलोट मीथेन बना दिया, कौन बना दिया, मीथेन। नाम याद करके रखना है। With this vital force theory was rejected, has no mysterious force was required for the formation of organic compound। लो रिजेक्ट बन गया कि नहीं, अब ये चीज हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे कि कोई एक मिस्टीरियस चीज, अरे हम बना दे रहे हैं, बना दे रहे हैं अपने से। तो भाई साहब हो गया ना ड्रॉबैक, हो सकता है एग्जाम में आ जाए ड्रॉबैक लिखने के लिए, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है। उसकी आगे देखो, तो खैर इसको मैं मिटाना चाहूंगा, आगे देखना क्या होगा, बस ध्यान रहे, पढ़ते रहो भाई साहब, एग्जाम में नंबर एकदम फोड़ फाड़ के लाना है।
और इसके आगे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो बस थोड़ा सा बने रहो, थोड़ा सा बने रहो। और बताना चाहता हूँ मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई साहब नया बनेगा ना मॉडर्न डिफिनेशन, तो ये अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।